नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले भाग में हमने लोकतंत्र के बारे में जाना था कि लोकतंत्र एक शासन व्यवस्था के रूप में किन किन विशिष्टताओं को अपने अंतर्गत समाहित किए हुए है। लोकतंत्र के दो रूप मुख्यतः प्रचलित हैं, जिन्हें हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के रूप में जानते हैं। जैसा कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र के नाम से ही प्रचलित होता है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंतर्गत किसी मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं होती और जनता स्वयं शासन से संबंधित निर्णयों को लेती है और उन्हें अपने ऊपर क्रियान्वित कर लेती है। वहीं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रत्यक्ष लोकतंत्र की सीमाओं के कारण प्रचलन में आया, क्योंकि प्रत्यक्ष लोकतंत्र को जहां सिर्फ बहुत छोटे स्तर पर लागू किया जा सकता था, वहीं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में यह एक विशिष्टता के रूप में परिलक्षित होता है कि इसे बड़ी व्यवस्थाओं और बड़े जनसंख्या वाले देशों में आसानी से लागू किया जा सकता है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में राजनीतिक दल सामने आते हैं। लोकतंत्र के पहिए अगर कहा जाए तो वे राजनीतिक दल ही हैं। वास्तव में राजनीतिक दल आज के समय में हमारे जीवन के महत्वपूर्ण अंग बन चुके हैं और जैसे ही राजनीतिक शब्द कहीं सुनाई देता है तो इसका सीधा अर्थ राजनीतिक दलों से ही लगाया जाता है। लोकतंत्र का कोई भी स्वरूप, चाहे वो भारत जैसी बहुदलीय व्यवस्था हो, चाहे अमेरिका जैसी द्विदलीय व्यवस्था, या ब्रिटेन जिसे संसद की जननी कहा जाता है, वहां लोकतंत्र के अंतर्गत दलों की अनिवार्य उपस्थिति सामने आती है। इसी कारण से लोकतंत्र के प्राण के रूप में राजनीतिक दलों को अभिव्यक्त किया जाने लगा है। यदि राजनीतिक दलों को न्यायपालिका, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के अतिरिक्त शासन का चतुर्थ अंग भी कहा जाए तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। प्रोफेसर मुनरो ने यह स्पष्ट किया है कि लोकतंत्र नामक शासन में दलीय शासन ही एक लोकतंत्र का दूसरा नाम है। मुनरो के अनुसार विश्व के इतिहास में कभी भी ऐसी स्वतंत्र सरकार नहीं रही है जिसमें राजनीतिक दल का अस्तित्व न हो। हूवर नामक विद्वान ने तो लोकतंत्र के अंतर्गत राजनीतिक दलों को एक लुब्रिकेंटेड तेल के समान माना है, जहां हूवर ने लोकतंत्र को एक मशीन के रूप में, जबकि राजनीतिक दलों को उसके ऑयल या लुब्रिकेंटेड ऑयल के रूप में अभिव्यक्त किया है। आज की प्रतिनिधि मूलक सरकार का एकमात्र सारांश यही है कि सरकार और संसद दोनों पर दल का प्रतिबंध रहता है। वास्तव में आज के समय में देखा जाए तो वास्तविक या यथार्थ शक्ति का प्रयोग राजनीतिक दल ही करते हैं। दलों के बिना आज लोकतंत्र की कोई भी शासन प्रणाली काम नहीं कर सकती, चाहे वह संसदीय प्रणाली हो या अध्यक्षात्मक प्रणाली, चाहे वह एकात्मक शासन हो या संघात्मक शासन। राजनीतिक दलों की उपस्थिति लोकतंत्र के अंतर्गत अनिवार्य हो गई है। शासन से संबंधित समस्याओं को आज प्रत्येक व्यक्ति चिंतन करता है और उनके समाधान की अपेक्षा करता है, किंतु शासन के संबंधित समस्याओं का समाधान सामान्यतः आम आदमी की पहुंच से बाहर होता है और यह कार्य राजनीतिक दल आसानी से कर पाते हैं। अतः लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की महत्ता बढ़ती ही चली जा रही है। यदि दल न हो तो वास्तव में लोकतंत्र के अंतर्गत शासन निष्क्रियता की ओर बढ़ जाएगा। वस्तुतः राजनीतिक दल राजनीतिक प्रक्रिया को जोड़ने, सरल करने तथा स्थिर बनाने का कार्य करते हैं। मैकाइवर ने कहा है कि जिस राज्य में दल प्रणाली नहीं होती, उसमें क्रांति ही सरकार को बदलने का एकमात्र तरीका है। यहाँ मैकाइवर के इस कथन पर बल देना जरूरी है कि मैकाइवर लोकतंत्र जैसी शासन व्यवस्था में भी क्रांति को दूर करने का सबसे महत्वपूर्ण मार्ग यह बताता है कि राजनीतिक दल यहाँ अनिवार्य रूप से उपस्थित हों और एक राजनीतिक दल जो सत्ताधारी है उसके विरुद्ध यदि किसी कारण से कोई तनाव या कोई आपत्ति दर्ज होती है तो उस शासन दल को सत्ता से हटाकर किसी दूसरे दल को प्रतिष्ठित कर दिया जाए, तो इससे
क्रांति की संभावनाएं नगण्य हो जाती हैं। वास्तव में दल प्रणाली में क्रांति की आवश्यकता ही नहीं होती और संवैधानिक तरीके से शासन में परिवर्तन किया जा सकता है। राजनीतिक दल असंख्य मतदाताओं की व्यवस्थित भीड़ के स्थान पर व्यवस्था की सृष्टि करते हैं, जनता को नेतृत्व करने के लिए एक नेता प्रदान करते हैं और संचालन शक्ति के आधार पर राजनीतिक व्यवस्था को गति प्रदान करते हैं। हरमन फाइनर के शब्दों में कहा जाए तो दलों के बिना मतदाता ऐसी असंभावित नीतियों का अनुसरण करने लगेंगे जो उन्हें शक्तिहीन बना देंगी या विनाशकारी और जिनसे राजनीतिक यंत्र ध्वस्त हो जाएगा। वास्तव में राजनीतिक दल लोकमत के निर्माण तथा अभिव्यक्ति के सर्वोत्तम साधन है। राजनीतिक दल मतदाताओं को एक संगठित और मूर्त रूप प्रदान करते हैं। ये राजनीतिक दल निर्वाचन क्षेत्रों में अपने प्रत्याशी खड़े करते हैं और अपने कार्यक्रमों तथा नीतियों का प्रचार कर मतदाताओं को प्रभावित करते हैं। निर्वाचन में विजयी दल सरकार का निर्माण करता है और पराजित दल विपक्ष के रूप में आलोचना करता है। अतः दल प्रणाली से प्रतिनिधि शासन को चलायमान किया जाता है। अगर लास्की के शब्दों में कहा जाए तो राजनीतिक दल देश में अधिनायकवाद से सुरक्षा करने के सर्वश्रेष्ठ रक्षा कवच है। मैरियट ने भी दलों को सरकार की पूरक संस्था कहा है और यह भी कहा है कि प्रतिनिधियों का चुनाव सार्वजनिक नीति का निर्धारण तथा सरकार का संचालन और उसकी आलोचना करने में राजनीतिक दल ही सहायता प्रदान करते हैं। इसी प्रकार मैकाइवर ने पुनः एक बार राजनीतिक दलों के महत्व को परिभाषित करते हुए कहा है कि राजनीतिक दलों के अभाव में न तो सिद्धांतों की संगठित अभिव्यक्ति हो सकती है, न नीतियों का उचित विकास हो सकता है और न नियंत्रित रूप से संसदीय चुनाव के वैधानिक उपायों तथा मान्य संस्थाओं का सहारा लिया जा सकता है, जिसके द्वारा राजनीतिज्ञ अपनी शक्ति बनाए रखने या उसे प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। अब हम बात करते हैं राजनीतिक दलों की परिभाषाओं की। यद्यपि अगर सामान्य रूप से परिभाषित किया जाए तो राजनीतिक दल विभिन्न शासन संबंधित समस्याओं के स्वरूप और उसके समाधान के संबंध में एकमत हुई संस्थाएं हैं, जिन्होंने सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मिलकर वैध ढंग से काम करने का निश्चय किया है। किंतु विभिन्न राजनीतिक विचारकों ने राजनीतिक दलों की पृथक पृथक परिभाषाएं दी हैं। जैसे न्यूमैन ने राजनीतिक दलों को स्वतंत्र समाज में नागरिकों का वह व्यवस्थित समुदाय कहा है जो शासन तंत्र को नियंत्रित करना चाहता है और उसके लिए जनसहमति से भाग लेकर अपने कुछ सदस्यों को सरकार के अंतर्गत पदों पर नियोजित करने का प्रयास करता है। इसी प्रकार एडमंड बर्ग के अनुसार राजनीतिक दल कुछ ऐसे लोगों का समूह है जो एक निश्चित सिद्धांतों पर सहमत होते हैं और संयुक्त प्रयासों द्वारा जनहित को आगे बढ़ाने के लिए संगठित होते हैं। इसी प्रकार लीकॉक के अनुसार राजनीतिक दल से अभिप्राय ऐसे नागरिकों के समुदाय से है जो एक राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करते हैं और सार्वजनिक प्रश्नों पर उनके विचार एक जैसे होते हैं। ये सदस्य एक सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए मतदान की शक्ति का प्रयोग करके शासन की शक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं। मैकाइवर के अनुसार राजनीतिक दल वह समुदाय है जो किसी विशेष सिद्धांत या नीति के समर्थन के लिए संगठित किया गया हो और जो संवैधानिक उपायों से उस सिद्धांत अथवा नीति को शासन का आधार बनाने का प्रयत्न करता है। इस प्रकार यदि हम इन परिभाषाओं को देखें तो एक सामान्य परिभाषा यह निकलकर सामने आती है कि राजनीतिक दल ऐसे व्यक्तियों का निकाय या संस्था है जो सार्वजनिक प्रश्नों पर यदि पूर्णतः नहीं तो कम से कम सामान्य दृष्टिकोणों में समता रखता है तथा सामूहिक प्रयासों द्वारा शासन को हस्तगत करके या शासन सत्ता को प्राप्त करके अपने उद्देश्यों के क्रियान्वयन पर नियंत्रण करता है। दूसरे शब्दों में यदि कहा जाए तो व्यक्तियों के किसी भी समूह को जो एक समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य करता है दल कहते हैं। यदि उस दल का उद्देश्य राजनीतिक दल हो तो उसे राजनीतिक दल कहा जाता है।